अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें रब्बे इज़्ज़ुल जलाल के लिए और लाखों दरूद हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलाम के लिए। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हक टाइम में हूँ काशिफ रज़ा। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। नाज़रीन, दरूद व सलाम वाले इशू पर जो परसों मंज़र आम पर आया कि पंजाब के गोजरा में इमाम मस्जिद पर FIR काट दी गई कि अजान से कबल उन्होंने दरूद सलाम क्यों पढ़ा था। उसमें एक ट्विस्ट आया है कहानी में। मैं लामा साहब का बयान सुन रहा था, बल्कि एक इंटरव्यू था 92 न्यूज़ को दिया हुआ, तो उसमें कुछ हक़ाइक़ बयान किए गए जो आप सुनेंगे तो शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत से लोगों ने तो शायद सुन भी लिया होगा, लेकिन अगर किसी ने नहीं सुना तो उस पर कुछ डिटेल है जो हम आपके सामने शेयर करेंगे। उस पर कुछ डिटेल है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आया हमारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त क्या जिन हाथों में है और वो लोग किसी ऐसे शख्स पर इन्हिसार कर रहे हैं कि जो मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है, या फिर आया मुस्लिम लीग नून में कौन ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून को इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं, या फिर वाकई मुस्लिम लीग नून खुद चाहती है कि पाकिस्तान में इंतशार की फ़िज़ा कायम हो। और इसके अलावा नाज़रीन, सूबाई दफ्तर तहरीक लबैक पाकिस्तान बलूचिस्तान के मरकज़ी रुकन शूरा, और उसके अलावा नाज़रीन सूबाई दफ्तर तहरीक लबैक बलूचिस्तान मरकज़ी रुकन शूरा सूबाई अमीर अल्लामा मौलाना मुफ्ती वज़ीर अहमद रिज़वी साहब के घर और मदरसे पर भी रात गए, उस पर हमला किया गया और उसकी भी कुछ डिटेल है वो हम आपके सामने रखेंगे। रुकन शूरा सरवर सैफ़ी साहब का बयान आया, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा रात गए अडयाला जेल के बाहर KPK के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से एक धरना दिया गया जो काफ़ी तवील वक्त से जारी था। फिर सुबह जो मामलात हुए वो भी कुछ डिटेल है जो हम आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा डंपर की कर से नौजवान की लाकत वाला जो गार्डन का मामला था उस पर कुछ पेशरफ्त सामने आई है, और वो और कुछ और ख़बरें भी होंगी आज के व्लॉग का हिस्सा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नाज़रीन तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इज़हार किया करें। हमने एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं और कल से उसका आगाज़ होगा कि हम मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ इंटरव्यूज़ करेंगे, जो हफ़्ते में एक बार कोशिश यही करेंगे कि हर हफ़्ते कोई ना कोई इंटरव्यू हम लाइन अप करें और वो आपके लिए पेश करें। तो कल इंशाअल्लाह अब्दुर्रहमान बलोच साहब जो लियारी की एक तारीख़ का हिस्सा हैं, जिन्हें लियारी के अवाम सरदार अब्दुर्रहमान बलोच कहती है, उनके भतीजे असद खान साहब के साथ एक इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किया जो कल शाम 6 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल हक टाइम पर अपलोड किया जाएगा, तो वो भी आपने ज़रूर देखना है। अब नाज़रीन बात करते हैं सबसे पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान की, फिर आते हैं दरूद वाले इशू पर। सूबाई दफ्तर तहरीक लबैक बलूचिस्तान मरकज़ी रुकन शूरा सूबाई अमीर बलूचिस्तान अल्लामा मौलाना मुफ्ती वज़ीर अहमद रिज़वी साहब के घर और मदरसे पर रात गए 12 बजे के करीब वहाँ के मुतल्लिका इदारों ने दरअंदाजी करते हुए मुफ्ती साहब के भाई मकबूल अहमद और मदरसे के तालिब इल्मों को अपने साथ लेकर गए और सूबाई दफ्तर में तोड़ फोड़ भी की गई। मुझे समझ नहीं आ रहा अब तक इस बारे में कि आखिरकार ये गवर्नमेंट सब चाहती क्या है। अब चलें, पंजाब में एक मसला था, आपके पास बयानिया था, आपके पास वजह थी कि वो जी असला लेके गए, उनके पास राइफल थी, उनके पास मिसाइल थे और तोप थे, बंदूकें थीं, वो चढ़ाई करने जा रहे थे अमेरिकी कौंसलेट पर और आपने उन पर चढ़ाई कर दी। लेकिन बलूचिस्तान में क्या इशू था? बलूचिस्तान में तो ना कोई एहतजाज हुआ, ना कोई तोड़ फोड़ हुई। हाँ, अगर आपको कोई बंदा मतलूब है आप जाएँ, वो बंदा मिलता है आप उठा के ले जाएँ, वो बंदा नहीं मिलता तो इदारों में तोड़ फोड़ करना। और वीडियोज़ अगर आप देखें नाज़रीन, जो कल वीडियो आई हैं वहाँ से आप समझ नहीं आएंगे, तहरीक लबैक का फ़लस्तीन का परचम नीचे गिराया हुआ है। अब असल मसला या तो तहरीक लबैक से या फिर फ़लस्तीन से। अगर आपने तहरीक लबैक का परचम नीचे गिराया तो कम से कम फ़लस्तीन का परचम उठा लेते, फ़लस्तीन से तो कोई इशू नहीं था, और फ़लस्तीन का परचम नीचे गिरा हुआ है तो इससे क्या हम ये अखज़ करें कि आपको असल मसला फ़लस्तीन से है, इसीलिए आप तहरीक लबैक पाकिस्तान को दबाना चाहते हैं। तो वो तोड़ फोड़ ये सारी चीज़ें एक शकूक व शुबहात पैदा करती हैं कि आपका जो मकसद है शायद वो इसके पीछे कुछ और है। अगर आपने एक बंदे को अरेस्ट करना है, वो बंदा आपको ख़बर होनी चाहिए वो कहाँ है। अगर आपको पता है तो जाए अरेस्ट करें, अगर नहीं पता आप शक की बुनियाद पर छापे मारते हैं, वो आपका कानूनी राइट से आप जाएं छापे मारें, बंदा मिल जाता है उसे ले जाएं, बंदा नहीं मिलता तो तोड़ फोड़ करना ये किसी कानून का हिस्सा नहीं है, किसी आइन में ये दर्ज नहीं है कि आप जाएं किसी इदारे में, किसी मदरसे में, किसी दफ्तर में, अगर मतलूबा शख्स आपको मैसर नहीं आता तो आप वहाँ जाके तोड़ फोड़ करेंगे। मेरे ख्याल से ये रिवायात
بہت ہی زیادہ بری اور آنے والے وقتوں میں پاکستان میں انتشار کی صورتحال کو پیدا کرے گی۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کے رکن شورا سرور سیفی صاحب کا بھی ایک بیان آیا کل گوجرا میں درود السلام پڑھنے پر FIR کے معاملے میں، اور بہت سخت ترین الفاظ میں انہوں نے رد عمل دیا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں ناظرین، اذان سے قبل درود شریف پڑھنے والا جو معاملہ ہے جو کل سے بہت زیادہ زیر بحث آیا، اور پھر میں قربان جاؤں وہاں کی وکلا کی برادری کو اور ایڈوکیٹ توقیر صاحب کو، انہوں نے بہت ہی زبردست انداز میں اس مسئلے کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اور پھر آخرکار وہ مقدمہ خارج کر لیا گیا۔ اب اصل ایشو کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اصل ایشو یہ تھا کہ وہ جو FIR کاٹی گئی، وہ وقت اس میں جو لکھا گیا وہ تقریباً 8:15 ساڑھے 8 بجے کا وقت ہے۔ اب دیکھیں اس ٹائم نہ تو مغرب کا کوئی نماز کا وقت ہے، نہ ہی عشاء کی نماز کا وقت ہے، اور جب امام صاحب جو وہاں کے خطیب ہیں ان سے جب بات کی گئی 92 نیوز کے چینل نے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ نہ تو کوئی پروگرام چل رہا تھا اس وقت، نہ کوئی اس طرح کی کوئی خاص محفل تھی، اور نہ اذان نہ نماز، کسی طرح کا کوئی ایسا وقت نہیں تھا، مسجد تو بند تھی اس ٹائم پہ۔ تو پھر یا تو آپ ٹائم مغرب کا یا عشاء کی نماز کا رکھتے کہ اس ٹائم پر صلاۃ السلام پڑھا جا رہا تھا، اگر آپ نے صلاۃ السلام کے اوپر ہی FIR کٹوانی تھی، مقدمہ کرنا تھا۔ آپ 8:15 ساڑھے 8 کا ٹائم لکھ رہے ہیں، اور اس ٹائم پہ نہ تو اذان ہوتی ہے نہ ہی نماز ہوتی ہے، نماز سے فراغت ہونے کے بعد اور بہت بعد کا وقت ہے۔ اور خطیب صاحب یہ فرما رہے تھے کہ میں اس وقت مجھ سمیت کوئی بھی عملہ مسجد میں موجود ہی نہیں تھا، اور اسپیکر بھی نہیں چل رہے تھے، سب کچھ بند تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ FIR کاٹی کس نے، کس کے کہنے پر کٹوائی گئی، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اب دیکھیں دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ امام صاحب جو وہاں کے امام و خطیب ہیں ان سے اس شخص کو ذاتی رنجش ہوگی، وہ کوئی بھی SHO یا DSP ہوگا جو بھی متعلقہ تھانے کا جس نے FIR کٹوائی، یا تو ذاتی رنجش کا معاملہ ہے، یا پھر اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ملک پاکستان اور اسپیشلی پنجاب میں انتشار کی صورتحال پیدا ہو، وہاں کے لوگ قانون ہاتھ میں لیں، توڑ پھوڑ ہو، معاملات کسی اور رخ پر جائیں۔ اور پھر دوسرا چلیں ایک اور آپشن یہ بھی تھا کہ شاید تحریک لبیک پاکستان سے ان کا تعلق ہوتا، اسی بنا پر یہ ساری چیزیں کی گئی، لیکن انہوں نے بالکل ڈینائی کیا کہ میرا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی سے میری کوئی ذاتی رنجش بھی نہیں ہے، میں تو ان صاحب کو جانتا نہیں ہوں جنہوں نے مجھ پر مقدمہ کیا۔ تو پھر ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ ملک پاکستان کو انتشار کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ تو میں اسپیشلی گورنمنٹ کے جو بھی سنجیدہ عہدیدار ہیں، ذمہ دار ہیں، میں ان سے دست بدستہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے عناصر کو پکڑا جائے، ان کو منظر عام پر لایا جائے، اور ان کو باور کرایا جائے کہ یہ ملک کسی ایک یا دو شخص کا نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد یہ ملک ملا ہے۔ اگر اب اس ملک کی ہم قدر و قیمت کا اندازہ ہمیں معلوم نہیں پڑتا تو شاید آنے والے وقتوں میں فلسطین یا کشمیر سے زیادہ برا حال ہمارا ہو سکتا ہے اگر یہی روش ہماری برقرار رہی۔ اب ناظرین کچھ رخ کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا۔ تحریک انصاف اس وقت مکمل طور پر ابہام کا شکار ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ پاکستان سمیت دنیا بھر کا میڈیا یہ آواز بلند کر رہا ہے کہ آخر عمران خان صاحب سے ان کے قریبی رفقا کی، ان کی بہنوں کی، ان کی وکلا ٹیم کی، یا پھر پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان کی ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی۔ اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ ڈیتھ سیل پہ ہیں، اور انڈیا سے تو یہ تک خبریں آ رہی ہیں کہ شاید عمران خان صاحب بچے ہی نہیں ہیں، یہاں تک ان کے جو صحافی ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اگر اس حد تک بات پہنچ چکی ہے تو فقط 5 منٹ کی ملاقات کروانے سے میرے خیال سے کوئی نہ پہاڑ ٹوٹے گا نہ کوئی قیامت آ جائے گی، لیکن اڈیالہ جیل کے جو ذمہ داران ہیں، جو حکام ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی طرح کی کوئی ٹھہراؤ ہے، چاہے وہ سیاسی محاذ پر ہو یا پھر کسی بھی محاذ پر ہو، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی نہ کوئی ایشو اینی ٹائم کھڑا رہے۔ اسی لیے وہ خان صاحب والی ملاقات کے معاملے کو اتنا لمبا کھینچ کے جا رہے ہیں۔ لگ بھگ کوئی 27-28 دن ہو چکے ہیں کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پائی کسی کی بھی۔ تو پھر یہ سوالات تو جنم دیتے ہیں۔ اس پر عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم خان کا ایک ٹویٹ آیا، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کی گرفتاری کو 845 دن ہو چکے ہیں، پچھلے 6 ہفتوں سے انہیں مکمل بے خبری کے ماحول میں ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے۔ میرے والد کی بہنوں کو ان سے ملاقات تک نہیں کروائی دی جا رہی، حالانکہ عدالت واضح احکامات موجود ہیں، کوئی فون کال نہیں، زندگی کی کوئی خبر ان کی نہیں۔ آگے وہ بہت ہی لمبی ڈیٹیل ہے جو انہوں نے اس شک کا اظہار کیا، اور اس کے علاوہ تحریک انصاف سمیت مختلف لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو پھر رات گئے
कल के पीके के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने धरना दिया और अपने कुछ करीबी टीम और कैबिनेट के साथ, और इसके अलावा कुछ सहाफ़ी हज़रात भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन उनकी मुलाकात खान साहब से नहीं हुई। इस पर आज फिर वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने के लिए गए तो वहाँ कोई पेशरफ्त नहीं हुआ। हम आपके सामने रखते हैं। रात भर अडयाला जेल के बाहर धरना देने के बाद वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, मगर उनकी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से मुलाकात नहीं हो सकी। उसकी वजह बहुत इंटरेस्टिंग है नाज़रीन। चीफ जस्टिस ने मुलाकात ना होने पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, अली मखान और वकला चीफ जस्टिस की सेक्रेटरी के ऑफिस वापस रवाना हो चुके हैं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें चीफ जस्टिस की तरफ से पैगाम मिला कि मैं आपसे नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि आज न कौमी असम्बली न सेनेट इजलास चलने देंगे, जबकि आइंदा मंगल को हाई कोर्ट के बाहर भी और अडयाला जेल के बाहर भी इकट्ठे होंगे और हम एहतजाज करेंगे। इस हवाले से उन्होंने एडवोकेट जनरल के पी ने कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वज़ीर आला के पी से मिलने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। अब किसी से मतलब अब वो के पी के वज़ीर आला से भी मुलाकात नहीं करेंगे। मुलाकात करके सुन लेते कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और मज़ीद आगे डिटेल तो मुलाकात कर लेते ताकि कोई चीज़ फाइनल होती। सुहेल आफरीदी साहब देखें लगभग 8 बार अडयाला जेल जा चुके हैं। वो तमाम दरवाजे खटखटा चुके हैं। वो हर तरह का रास्ता अपना चुके हैं कि किसी भी तरीके से बग़ैर इंतशार के, बिना इंतशार के खान साहब से मुलाकात हो जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इस तरीके से सुहेल आफरीदी साहब को मिलने दिया जाएगा। अच्छा, लास्ट वीकेंड हमने एक बयान सुना था मरियम नवाज साहिबा का। वो ये कहती थी, उन्होंने ये कहा कि मैं या मेरे वाले साहब हम किसी से भी कोई बदला नहीं ले रहे, ना हमने किसी से कोई बदला लिया है। अब इस पर एक बयान मैं आपके सामने रखता हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान के साथ जेल कानून के मुताबिक सलूक हो रहा है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से भी जेल कानून के तहत ही सलूक किया गया था और इमरान खान के साथ भी जेल कानून के मुताबिक ही सलूक हो रहा है। यानी कि वो ये समझ रहे हैं कि जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ वो ही सब कुछ हो रहा है इमरान खान साहब के साथ। इसका मकसद यही है कि खान साहब ने या फिर जिसने भी नवाज शरीफ के साथ जो कुछ किया, अब वो सब कुछ हम कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ। और फिर एक तरफ उनके अपनी वज़ीर आला साहब मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि हम बदला नहीं ले रहे, बदले की सियासत नहीं कर रहे, तो फिर अपने ही बयानात में वो खुद उलझे हुए हैं। नाज़रीन, ये तमाम तो सियासी सूरत हाल है जो इस वक्त किसी करवट बैठने को तैयार नहीं है। और आने वाले दिनों में कुछ खबर ये भी है कि शायद दिसंबर में ये मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो सकता है। अब कुछ रुख करते हैं नाज़रीन कराची का। डंपर की टक्कर से नौजवान की हिलाकत और हंगामा आराई के केस में डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद के बोरी जमानत मंजूर कर ली गई है। लियाकत महसूद वाला मामला भी काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुका था कराची में। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में रामस्वामी में डंपर की टक्कर से नौजवान की हिलाकत के बाद हंगामा आराई से मुतालिक 2 मुकदमातों की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम को 50-50 हज़ार रुपये के मचलके जमा करवाने का हुक्म देते हुए दोनों मुकदमात में लियाकत महसूद की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। दरख्वास्त गुजार के वकील हैदर फारूक जतोई ने कहा कि मुलजिम के खिलाफ गार्डन थाने में 2 मुकदमात दर्ज हैं। सेशन अदालत ने मुकदमे में दहशतगर्दी के दफात शामिल करने की हिदायत भी कर रखी थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान पर हादसे के बाद मुसल्लह गार्ड के हमरा हंगामा आराई और शहरियों पर तशद्दुद का इल्ज़ाम था। याद रहे कि इससे कबल सेशन अदालत ने मुलजिम लियाकत महसूद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। अब नाज़रीन, इस पर भी कुछ इबाम में देखें। लियाकत महसूद का जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। वो एक डंपर एसोसिएशन को लीड कर रहे हैं और डंपर का कराची से कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। अगर आप डंपरों को कराची से निकाल देंगे या उनकी आमदोरफ्त मुअत्तल कर लेंगे या उनके साथ नारवा सलूक करेंगे तो फिर कराची से बहुत से अहम मसाइल कराची के रुक जाएंगे। और दूसरी जानिब अगर डंपर एसोसिएशन वाले अगर कानून फॉलो नहीं करते तो फिर आए दिन ये हादसात भी होते रहेंगे। तो इसीलिए टेबल टॉक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेबल पर लाएं, बात करें। इस तरीके से दहशतगर्दी के दफात और पर्चे काट देना मेरे ख्याल से ये मुनासिब अमल भी नहीं है। और फिर जिस तरह लियाकत महसूद साहब के अपने गार्ड ने हवाई फायरिंग की, ये भी मुनासिब अमल नहीं है। तो दोनों जानिब से बर्दाश्त जो है वो करनी पड़ेगी। दोनों जानिब से बैठकर बात करनी पड़ेगी, मसाइल के हल निकालने पड़ेंगे। इस तरीके से दोनों तरफ से एफआईआर काटना और फिर दोनों को घसीटना, मीडिया पर दोनों के बारे में कीचड़ उछालना, मेरे ख्याल से कराची कम अज़ कम इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं हो सकता। लियाकत महसूद की अपनी फैन फॉलोइंग है, वो अपने एक ओहदे पर बैठे हुए हैं, उनसे बात की जाए, उनके सामने चीज़ें रखी जाए कि आपके डंपर वालों से, आपके ड्राइवर से हमें या कराची वालों को ये इशूज़ हैं। और फिर मुझे उम्मीद है कि लियाकत महसूद साहब
اس کو سنیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے، اور ان کو چاہیے بھی عمل کرنا، کیونکہ کراچی کم از کم لسانیت کی طرف فی الحال نہیں جا سکتا جو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، مجھے اجازت دیجیے، کل ہوگی آپ سے انشاءاللہ ایک بار پھر ملاقات۔ اللہ حافظ، اینڈ پاکستان زندہ باد۔